हेलो एवरीवन। आज हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की बिजनेस लॉ की पेपर सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर 2021 में आ चुका है। चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप ए से स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट दी स्टेटमेंट इज। ये क्या है? ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसकी ऑप्शन ए हो जाएगा। कि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो होंगे बट सारे कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट तो होंगे बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लॉ के द्वारा इम्पोर्ट किए जाते हैं और जो एग्रीमेंट है वो लीगल और इलीगल भी हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट लीगली ही होता है, इलीगल कभी नहीं हो सकता है। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं। व्हेन ऑफर इज मेड टू अ डिफरेंट पर्सन और अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट पर्सन इट इज कॉल्ड, इसे हम स्पेसिफिक ऑफर बोलते हैं। किसी भी डिफरेंट पर्सन यानी स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को जो ऑफर दी जाती है इसे हम स्पेसिफिक ऑफर बोल सकते हैं। और जो पब्लिक एट लार्ज या किसी भी पब्लिक को जो ऑफर दिए जाएंगे इसे हम जनरल ऑफर बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नंबर 3 आ जाते हैं। अ मैच इज अ फिक्सिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ क्रिकेट प्लेयर एंड फिक्सर्स। जो मैच फिक्सिंग होती है क्रिकेट में क्रिकेट प्लेयर के साथ में इसे हम वॉइड बोलेंगे। बट वॉइड का मतलब ये होता है जहां पर कोर्ट में दोनों पार्टी के पास में ऑप्शंस नहीं होते। वॉइड लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी, बट थोड़ा सा चेंजेस मैं करना चाहूंगा। मैच फिक्सिंग करना इलीगल है तो आप 3 का ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। तो 3 का बी हो जाएगा इलीगल, यानी मैच फिक्सिंग करना हमारा इंडियन लॉ के मुताबिक ये इलीगल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 की तरफ। एन एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू विदाउट फ्री कंसेंट इज, बिना किसी फ्री कंसेंट का अगर आप एग्रीमेंट में इंटर करते हैं तो याद रखिएगा ये आपका वॉइडेबल हो जाएगा। सर इसका मतलब क्या है? प्री कंसेंट का मतलब होता है सेम थिंग अपन इन द सेम सेंस, यानी कि दोनों पार्टीज का जो थिंग्स है और सेंस है लगभग सेम होना चाहिए और लीगल होनी चाहिए। फ्री कंसेंट बिना किसी फ्री कंसेंट का कब होगा? जब क्वेश्चन इन्वॉल्व होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व होगा, फ्रॉड इन्वॉल्व होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व होगा और मिस्टेक्स इन्वॉल्व होगा। तो आप समझ के चलिए बिना किसी फ्री कंसेंट का अगर आप एग्रीमेंट करते हो तो ये वॉइडेबल हो जाएगा, जहां पर एक पार्टी एग्री हो रहा है बट दूसरा पार्टी एग्री नहीं हो रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नंबर 5 चलते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज बाय, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज की जाती है इसमें परफॉर्मेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आता है और म्यूचुअल एग्रीमेंट भी आता है। तो 5 का हो जाएगा डी। ओके और नंबर 6 आ जाते हैं। द कंसिडरेशन इज डिफाइंड इन डैश ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो कंसिडरेशन है वो सेक्शन 2 क्लॉज डी के अंदर डिफाइन किया गया है। तो 6 का ए हो जाएगा। 7 एन एग्रीमेंट विथ और बाय अ माइनर, किसी माइनर के साथ में अगर आप एग्रीमेंट्स करते हो तो याद रखिएगा ये वॉइड एब इनिशियो हो जाता है, यानी जिसकी एज लेस देन 18 ईयर्स हो और सिटीजनशिप एक्ट के अनुसार लेस देन 21 ईयर्स हो उसके साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस क्या है? अगर किसी भी जनरल इंश्योरेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये वैलिड है। नंबर 9 द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट रिलेट करता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट रिलेट करता है मूवेबल गुड्स के लिए, इमूवेबल गुड्स के लिए, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, ऑल गुड्स एक्सेप्ट गोल्ड्स। तो याद रखिएगा ये जो ये आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ये रिलेट करता है सिर्फ मूवेबल गुड्स के लिए, जो गुड्स मूव कर सकता है वन प्लेस टू अदर प्लेसेस। नंबर 11 द टर्म प्रॉपर्टी आर यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। प्रॉपर्टी की जो टर्म्स है जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में यूज की जाती है ये ओनरशिप के लिए यूज की जाती है। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं नंबर 11
In the absence of an agreement, the partners have dash to interest on capital. याद रखिएगा, पार्टनरशिप डीड absence रहेगा तो पार्टनर्स इंटाइटलमेंट नहीं हो पाएगा कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लेने के लिए, क्योंकि पार्टनर्स को सिर्फ लोन के ऊपर 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। तो याद रखिएगा इसकी जो ऑप्शन है ये डी हो जाएगा, नॉन इंटाइटलमेंट्स, नॉन इंटाइटलमेंट्स। नेक्स्ट नंबर 12, पार्टनरशिप इज डेट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। तो पार्टनरशिप के दो पार्टनर्स के बीच में रिलेशंस होता है जो म्यूचुअली प्रॉफिट को शेयर करेंगे और लॉयल्टी बेस पे परफॉर्म करेंगे, गुड फेथ पे परफॉर्म करेंगे। तब दोनों पार्टनर्स के बीच में रिलेशंस होता है, वो ये रिलेशंस एजेंट और प्रिंसिपल्स की होती है। नंबर 13, एलएलपी हैज अ सेपरेट एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स। एलएलपी जो होता है, एलएलपी में पार्टनर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और कंपनी में मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो कंपनी और मेंबर्स की जो एंटिटी है वो अलग अलग होता है। इसी तरह से एलएलपी में एलएलपी और पार्टनर्स की जो एंटिटी है वो सेपरेट होता है। एडवांटेज ऑफ एलएलपी क्या है? नंबर 14, ऑप्शन नंबर ए, इजी टू इनकॉर्पोरेट, इजी टू मैनेज, रेजिंग मनी, ऑल ऑफ दीज। तो मैं बोलूंगा ये तीनों का तीनों है। इनकॉर्पोरेशन करना बहुत आसान है, मैनेज करना बहुत आसान है, फंड रेज करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, स्किलफुल जो लोग होते हैं वो एलएलपी में इन्वॉल्वमेंट होते हैं, प्रोफेशनल्स इन्वॉल्वमेंट होते हैं, इसलिए ये तीनों का तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ जाइए नंबर 15, इन केस ऑफ एलएलपी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। एलएलपी में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होना चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है ना ये अनलिमिटेड है। एलएलपी में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अनलिमिटेड है। नंबर 16, रजिस्ट्रेशन फॉर एलएलपी बिल्कुल मैंडेटरी है। मैं बोलूंगा मैंडेटरी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि एलएलपी एक हाइब्रिड है जो पार्टनरशिप और कंपनी दोनों को लेके बनाया गया है, इसलिए इसकी जो रजिस्ट्रेशन है ये मैंडेटरी है। नेक्स्ट नंबर 17, इन इंडिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कैम इनटू फोर्स इन द ईयर। कब आया था? 1881 में आया था। 1881 में आया था। 18 आते हैं, द टर्म होल्डर इज एक्सप्लेन्ड इन दी सेक्शंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो होल्डर इन ड्यू ऑफ कोर्सेस को एक्सप्लेन किया गया है। ये इसकी जो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक्शन 8। नंबर 19 आ जाते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कमेंट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कमेंस ऑन 24 अक्टूबर 2019, 15 जैन 2019, 20 जुलाई 2020 या 1 जैन 2020। ये आप थोड़ा रेक्टिफाई कर लेंगे, ये 1 जैन 2019 होनी चाहिए ऑप्शंस में आपके सीयू के हिसाब से। तो इसकी जो ऑप्शन हो जाएगा 20 जुलाई 2020 हो जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की शुरुआत 20 जुलाई 2020 से हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं नंबर 20, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2090 कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कैन बी ऑफ कितने टाइप का होता है? तो याद रखिएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो काउंसिल है ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा मैं एमसीक्यू में ये कर देता हूँ, ये 6 है। टोटल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है ये आपका 3 टाइप का है। चलिए ग्रुप ए हमारा कंप्लीट हो गया, ग्रुप बी की तरफ हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। ये डिफिनेशन दिया गया था सेलमेंट के द्वारा, याद रखिएगा ये डेफिनेशन दिया गया था सेलमेंट के द्वारा। नंबर 2, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम, और जब किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है तो ये प्रॉमिस बन जाता है। तो 2 का ऑप्शन नंबर डी। नंबर 3, अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट में भी क्लासिफाइड। वैलिडिटी के अनुसार याद रखिएगा, वैलिडिटी के अनुसार जो कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई कहते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, वॉइडेबल भी होगा, इलीगल भी होगा और अनइनफोर्सेबल भी होगा। यानी अगर मैं इसको देखूं तो इसमें डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4, HLL make a contract with P&G
टू बियर हिज बिजनेस कंपटीटर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, किसी कंपटीटर को बीट करने के लिए, किसी बिजनेस को बीट करने के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो याद रखिएगा ये जो इलीगल माना जाएगा, इसका इलीगल एग्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर कि नहीं है? ओके, नंबर 5, express contract means or contract made by a words either spoken or written document and both words and ये जो है ऑप्शन आप देख लेंगे, वर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, करेक्शंस कर लेंगे, दी ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज यानी जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है आइदर वर्ड्स आइदर स्पोकन या आइदर रिटन होता है यानी डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नंबर 6 आते हैं, डैश इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच ओनली वन पार्टी हैज टू बी परफॉर्म हिज प्रॉमिस ऑफ ऑब्लिगेशंस, इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जहां पर एक पार्टी परफॉर्म करता है, जहां पर दोनों पार्टी परफॉर्म करता है उसे हम बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। चलिए नंबर 7 आ जाते हैं, द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, क्या हो जाएगा? द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, enforcement of obligation of parties, coming to end of obligation of parties, starting of obligation, payment of damage and fine, तो discharge of contract coming to end obligation of parties हो जाएगा, तो 7 का बी। ओके, नंबर 8, स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंटेन्ड हुआ था सेक्शन 124 टू 38, 8 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नंबर 9, which can be recognized a mode of discharge of contract by performances of contract, by impossibility of performances, mutual agreement, तो all of these हो जाएगा। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए परफॉर्मेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होनी चाहिए, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए या म्यूचुअल एग्रीमेंट होनी चाहिए। नंबर 10 आ जाते हैं, a contract of bailment terminated due to fulfillment of purpose, death, efflux of time, the all of these, तो याद रखिएगा इसका भी all of these हो जाएगा। नंबर 11, consideration must move at the desire of, consideration must move at the desire of the promisers, यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं desire of the promisers होनी चाहिए। तो किस केस लॉ के लिए एप्लीकेबल होगा? और ये जो कंसिडरेशन की जो बातें बताई गई है, जो प्रोमिजर्स की डिजायर पे मूव करता है, ये चेन्नैया वर्सेस रमैया के केसेस में है। नंबर 12 आ जाइए, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वाज ओरिजिनेटेड आउट ऑफ, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहां से निकल के आया है? ये निकल के आया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। नंबर 13, डिलीवरी ऑफ गुड्स इन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कैन बी, डिलीवरी ऑफ द गुड्स इन द सेल ऑफ गुड्स एंड कैन बी, ये एक्चुअल भी होता है, कंस्ट्रक्टिव भी होता है और सिंबॉलिक भी होता है, तो 13 का डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 14 आ जाइए, अनएसर्टेन गुड्स इज ऑल्सो नोन एज, अनएसर्टेन गुड्स को हम जेनरिक गुड्स भी बोलते हैं, तो 14 का आपका हो जाएगा डी जेनरिक गुड्स। 15 आ जाइए, द राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट may be exercised simultaneously by an unpaid seller, क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। ये राइट ऑफ लियन ऑफ राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट साइमल्टेनियसली क्या होता है? अनपेड सेलर्स के लिए यूज किए जाते हैं, तो 15 का ए हो जाएगा। नंबर 16 आ जाइए, characteristics of partnership business are LLP in relation, unlimited liability and contractual relations, registrations and limited liability and perpetual succession। सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप बिजनेस की जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है और दो पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस होता है, यानी पार्टनरशिप और पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशंस होता है वो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, तो याद रखिएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 17 की तरफ। A partner has the right to examine the books and accounts of the firm, बिल्कुल नहीं कर सकता है, but he cannot have a copy of such accounts, तो आप याद रखिएगा 17 का जो ऑप्शन है ये फॉल्स हो जाएगा। He cannot have a copy of such account, 17 की जो ऑप्शन है ये फॉल्स हो जाएगा। ताकि क्यों ऐसा मैंने बोला?
जो बट ही कैनॉट कॉपी ऑफ सच अकाउंट, सिंपल सी बात है, कॉपी कर सकता है क्या, सिंपल सी बात है, पार्टनर्स के पास में जो राइट दिया गया है, पार्टनर्स उस राइट को क्या करेगा, लाइक राइट टू रिटायर्स का हो गया, डिसॉल्यूशन का हो गया, इन सब चीजों को वो फुलफिलमेंट करता है, इसलिए 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये बी हो जाएगा। ओके, अ फर्म कैन बी डिसॉल्व बाय रिटन नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन गिवन बाय एनी पार्टनर इन केस ऑफ, किसमें होता है ये, जनरल पार्टनरशिप या पार्टिकुलर पार्टनरशिप या पार्टनरशिप एट विल में, तो मैं बोलूंगा ये होता है पार्टनरशिप एट विल में। नेक्स्ट आ जाइए नंबर 19, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बाय द कोर्ट कैन बी, इसके लिए कैन बी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कोर्ट कैन बी ऑफ, यहां पर ऐड कर दीजिएगा, ये टाइप्स हो है, टाइप्स गिवन है, तो कितने टाइप्स के होंगे ये, याद रखिएगा ये 7 टाइप्स का हो जाएगा, 7 टाइप्स का। नंबर 20, अ फर्म इन कंप्यूटर बिजनेस हैज 10 पार्टनर्स, इट वांट्स टू इंक्लूड 5 मोर पार्टनर्स इन द बिजनेस, इज इट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुका है जो मैक्सिमम जो पार्टनर्स की लिमिटेशन है पार्टनरशिप में वो 20 की कम से कम होनी चाहिए, और कंपनीज एक्ट के अनुसार 100 की होनी चाहिए। चलिए ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये हो जाएगा, यानी कि यस करेंगे। नेक्स्ट 21, मैक्सिमम नंबर इज ओके, तो 21 का जो है ये थोड़ी सी मिस्टेक्स है, तो मैं इसको ये कट कर रहा हूँ। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ एलएलपी में कम से कम 2 मेंबर की जरूरत पड़ती है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, एलएलपी हाइब्रिड है कंपनी का और पार्टनरशिप का, तो लगेगा ही लगेगा। डीन का हाँ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी लगेगा, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्षमा चाहते हैं, थोड़ी सी कहीं कहीं पर क्या हो रहा है, थोड़ी सी मिस्टेक्स है, तो उसको हम आपको करेक्ट कर दे रहे हैं। तो 21 की मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एलएलपी का जो ये है, मिनिमम 2 पार्टनर्स, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स डीन का होना जरूरी है, तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नंबर 22 आ जाइए, इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स एंड सब्सक्राइब स्टेटमेंट, जो एलएलपी के लिए, इसके लिए ई फॉर्म क्या अप्लीकेबल होगा भैया, इसके लिए जो ई फॉर्म होता है ना ये 2 होता है। ओके 23 आ जाते हैं। 23, विच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, हम सबको पता है चेक को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में कंसिडर किया गया है, बैंक ड्राफ्ट को भी किया गया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी किया गया है, तो अकाउंट सेल को नहीं किया जाएगा। नंबर 24 आ जाते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी ओरल एंड रिटेन, अरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज भैया हमेशा याद रखिएगा ये रिटेन ही होता है, ये ओरल नहीं होता है। 24 हो गया, 25 की तरफ आ रहे हैं। 25 देख लेते हैं, सेक्शन 101 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 एक्सप्लेन कंटेंट ऑफ, तो ये 25 का जो ऑप्शन होगा, ये जो आपका 25 की जो ऑप्शन है 101 की, ये एप्लीकेबल होता है प्रो टेस्ट के लिए। 25 की जो ऑप्शन है ये एप्लीकेबल होगा आपका प्रो टेस्ट के लिए। 26 आ जाते हैं, इफ अ चेक इशूड बाय बाबू टू इशिता, ये क्या है, ये साइंड भी होना चाहिए, डेटेड भी होना चाहिए, तो 26 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 27, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 राइट टू बी प्रोटेक्टेड, कंज्यूमर अवेयरनेस, बी हर्ड, ये तीनों का तीनों अप्लीकेबल होता है, ये ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की। 28, सेक्शन 2 क्लॉज 29 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 डिफाइन कर रहा है किसको, तो आप याद रखिएगा ये डिफाइन करता है नेशनल कमीशन को। 29, द कंसेप्ट ऑफ गैस इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ई कॉमर्स के लिए भी है, डायरेक्ट सेलिंग के लिए भी है, टेली शॉपिंग के लिए भी है, और ऑल ऑफ दीज कि कंज्यूमर को अवेयरनेस करने के लिए किया जा रहा है, तो भैया ऑफ कोर्स इसको अप्लाई किया जाएगा। 30, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पर्सन का मतलब क्या होगा, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी और ऑल ऑफ दीज, तो बिल्कुल ऑल ऑफ दीज, ये इंडिविजुअल्स के लिए भी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए है, और एसोसिएशन ऑफ
पर्सन के लिए है। इस तरीके से 2021 की एमसीक्यू हमने सॉल्व कर लिया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। जिस प्रीवियस ईयर की पेपर को हमने सॉल्व किया है, इसकी कॉपी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा। थैंक यू सो मच। और अपने